अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जमात के जिम्मेदार मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों और नौजवान साथियों और पर्दानशीन माँ और बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी जो मुखर्रिर ने आपसे मुखातिब किया है उसमें तफसील बताया है कि SIR जो अभी मौजूदा मुल्क में एक्सरसाइज अमल में लाया गया है उससे कितने नुकसानात हैं, ख़ास तौर से उम्मत मुस्लिमा के लिए क्या हालात बनकर आ रहे हैं। डिफरेंट स्टेट्स में हम लोग आए दिन अखबार से, सोशल मीडिया से ये खबर देखते आ रहे हैं कि कितने कोर्स डिलीट हो गए और उससे क्या माहौल बना, कैसा फ़िरक़ा परस्त ताक़तों ने हुकूमत संभाली, हुकूमत संभालने के बाद किस तरह उन्होंने वहाँ पर अपना एजेंडा प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया है। तो उसी ज़िम्मन में आज ये एक SIR अवेयरनेस प्रोग्राम जमात इस्लामी मुकरमपुरा के ज़िम्मेदारों की तरफ से रखा गया है। मैं उनका ममनून और मशकूर हूँ कि मुझे ये खिदमत का मौका दिया है। आज का सेशन इंशाल्लाह, आज का जो ट्रेनिंग सेशन है 2 सेशंस में होगा। पहले सेशन में मैं SIR पे तफसीली रोशनी डालूँगा। इंशाल्लाह दूसरे सेशन में हम लोग एनुमरेशन फॉर्म को कैसा फिल करें वो प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे। मैं तवक्को करता हूँ कि आपके पास अपने वोटर IDs मौजूद होंगे, आपके वोटर IDs पे ही हम लोग इंशाल्लाह काम करेंगे प्रैक्टिकली। चलिए इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। चैप्टर 1 जो हमारा है इंट्रोडक्शन टू स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR खुसूसी जामा नज़रसानी। नेक्स्ट वर्ड देखिए, SIR जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है ये एक इलेक्टोरल रोल का प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। एक डेमोक्रेसी में एक बहुत ही अहम पहलू है। जमहूरियत जो डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी में हर एक सिटीजन की जिम्मेदारी है डेमोक्रेसी को बचाना। ये कॉमनली ये मिसकंसेप्शन है कि डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना, जमहूरियत को प्रोटेक्ट करना पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना ये हर एक सिटीजन, हर एक शहरी की जिम्मेदारी है। तो डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी ऑफ सिटीजन्स टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। अभी तक जितने भी इलेक्शन हिंदुस्तान में हुए हैं, बहुत से लोगों ने इसे नज़रअंदाज किया, अपने वोट हक रायदही को उन्होंने नज़रअंदाज किया, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं हुए। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब भी इलेक्शंस होते हैं अमूमन शहरों में, जैसे शहर हैदराबाद ले लीजिए, करीमनगर ले लीजिए, बड़े बड़े शहरों में वोट डालने को नज़रअंदाज किया जाता है। हम वोटर रोल देखते हैं, परसेंटेज देखते हैं 30%, 40%, 50%। शहरों में खासतौर से, गाँव में तो पकड़ पकड़ के वोट डाला जाता है, लेकिन शहरों में खासतौर से वोट डालने को, वोट को एक कायली के तौर पर देखा जाता है। वोट डालने के लिए लोग बाहर नहीं निकल कर आते, जिसके नतीजे दूसरे लोग आज तक तो अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना में हालात नहीं बिगड़े, लेकिन ये SIR की वजह से हर एक को अपनी वोट की हकीकत मालूम हुई और वोट ना डालने की वजह से क्या हालात पैदा हो गए वो हम लोग को अब तक समझ में आ गया। बिहार देख लिए, वेस्ट बंगाल देख लिए, असम देख लिए, क्या हालात है आप लोग देख लिए। अब उम्मत मुस्लिम अब जाकर जागा है जब आफत आ पड़ी है, SIR की वजह से वोट डिलीट हो रहे, तो अब लोग थोड़ा खलबली मची हुई है कि हम हमारा वोट हक को कैसा बचाएं। अब तक वोट को लेकर वो गैर जिम्मेदार थे, लेकिन अब वोट बचाने के हक में बेशक हर एक को अवेयरनेस आ चुका है। इंशाल्लाह हम इस अवेयरनेस को मौके को गनीमत जानते हुए हर एक के वोट राइट को बचाने की हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह होता। तो ये डेमोक्रेसी का एक बेहतरीन पहलू है, बेहतरीन क्या बोलते हैं, एक जिम्मेदारी, हर एक की जिम्मेदारी है कि वो अपने वोट हक को बचाए और वोट कंपल्सरी कास्ट करे। तो इसी तरह जो सारे मुल्क में SIR जो खुसूसी जामा नज़रसानी का अमल शुरू किया गया है वो है क्या आखिर, व्हाट इज SIR है क्या आखिर। जैसा कि बहुत से लोग यहाँ पर आप लोग माशाल्लाह हर कोई पढ़ा लिखा तबका है, लेकिन एक छोटी नजर उस पर रोशनी डालते हम आगे बढ़ेंगे। SIR is a detailed voter verification exercise undertaken by the Election Commission of to update, verify and purify electoral rolls।
ये डिटेल प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉल रोल को प्यूरिफाई करने का डिटेल प्रोसेस है, जहां पर हाउस टू हाउस सर्वे किया जाएगा, बीएलओस हाउस टू हाउस पहुंचेंगे और वोटर्स को रजिस्टर करने या उनके वोट्स को बचाने या डुप्लीकेट्स को, जैसा कि इसमें अनलाइक रूटीन रिवीजन, एसआईआर इन्वॉल्व्स एक्सटेंसिव फील्ड वेरिफिकेशन, डोर टू डोर विजिट, एन्यूमरेशन ऑफ इलेक्टर्स, वेरिफिकेशन ऑफ वोटर डिटेल्स, फैमिली लिंकेज चेक्स, मैपिंग एक्सरसाइज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, करेक्शन ऑफ इनएक्यूरेसीज। तो एसआईआर में जनरली एसआईआर कई तरह के एसआईआर है, इंटेंसिव रिवीजन है, हम आगे देखेंगे, लेकिन जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, खसूसी जामा नजरसानी है, इसमें क्या होता है बोले तो एक एक्सटेंसिव फील्ड वेरिफिकेशन होगा। आपके डोर टू डोर बीएलओ पहुंचेंगे, आपका वोटर वेरीफाई किया जाएगा कि आपका वोट कहीं डुप्लीकेट नहीं है या कोई डिसीज मर गए हैं क्या, या कोई परमानेंटली नकल मुकामी शिफ्टेड टू अदर सिटीज हो गए हैं क्या, जो कोई करीमनगर में थे या कहीं हैदराबाद शिफ्ट हो गए क्या। ये डिटेल वोटर वेरिफिकेशन होगा। हर बूथ लेवल ऑफिसर डोर टू डोर पहुंचेगा। बूथ लेवल ऑफिसर वो है जो आंगनवाड़ी टीचर हो सकता है, या मेपा ग्रुप के मेंबर्स हो सकते हैं, या डाकरा ग्रुप के मेंबर्स हो सकते हैं। तो बूथ लेवल ऑफिसर होगा, उनके पास हर बूथ लेवल ऑफिसर को एक जिम्मेदारी रहेगी कि 800, 1000, 1200, 1400 वोट्स की जिम्मेदारी रहेगी। उनके आप में ये वोटर इलेक्ट्रल रोल्स रहेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वो पोलिंग स्टेशन होते हैं, पीएस नंबर्स, पोलिंग स्टेशन, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कई पोलिंग स्टेशन होते हैं। तो एक एक पोलिंग स्टेशन को एक बूथ लेवल ऑफिसर रहता है, उनको 800 से 1400 वोट की जिम्मेदारी दी जाती है। तो ये बूथ लेवल ऑफिसर एसआईआर प्रोसेस में आपके घर घर पहुंचेगा और वोट को वेरीफाई करेगा। आप एलिजिबल है, अगर आप हर दायरे से आप वेरीफाई हो चुके हैं तो आपका नाम इलेक्टोरल रोल में आएगा। अगर कोई किसी वजह से एलिजिबल नहीं है या कोई डुप्लीकेट वोट्स है या कोई इंतकाल कर गए, उनका वोट को प्यूरिफाई किया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा इलेक्टोरल रोल से। ये एसआईआर जो है हर 20 साल में एक बार होता है। कई तरह के एसआईआर हम लोग इससे इंशाल्लाह उस पर नोट्स डालेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। इसका मकसद क्या है, आखिर एसआईआर क्यों किया जाता है? एसआईआर का मकसद क्या है? टू इम्प्रूव एक्यूरेसी। ये इलेक्शन कमीशन बोली, आखिर असल इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती क्या है, हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है एसआईआर के? एसआईआर के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इम्प्रूव एक्यूरेसी, मतलब जो भी वोटर लिस्ट है, जो भी इलेक्टोरल रोल्स है, उसमें एक्यूरेसी पैदा करना, जो डुप्लीकेट वोट से निकाल देना, रिमूव डुप्लीकेट एंट्रीज, रिमूव डिसीज वोटर्स जिसका इंतकाल करके उनके वोट्स को डिलीट करना, रिमूव शिफ्टेड वोटर्स जो दखल मुखानी कर गए, हिजरत कर गए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस को शिफ्ट हो गए, उनके वोट्स को डिलीट करना। इंक्लूड एलिजिबल सिटीजन जिसकी उम्र 18 साल को पहुंच गई है, जो एलिजिबल है वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए, उनके नाम को इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड करना, रजिस्ट्रेशन करना। और नेक्स्ट करेक्ट एग्जिस्टिंग एरर्स, कोई एरर्स है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है या कोई एड्रेस मिस्टेक्स है, कोई किसी भी तरह के इलेक्टोरल मिस्टेक्स है, तो उस मिस्टेक्स को करेक्ट करना एक्चुअली इसका मकसद है एसआईआर का। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इलेक्टोरल रोल रिवीजन। अभी मैंने आपको बताया था कि इलेक्टोरल रोल रिवीजन जो है, इससे पहले डिफरेंट तरीके से इलेक्टोरल रिवीजन होता था। अब ये एसआईआर 2002 से एसआईआर का प्रोसेस भारत अमल में आ चुका है। पहले एसआईआर से पहले एक समरी रिवीजन हुआ करता था। क्या करते थे? एनुअली, कभी इलेक्शन से पहले साल में एक बार वोटर लिस्ट को, इलेक्टोरल रोल को रिवाइज किया जाता था बेस्ड ऑन मेनली एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल्स। नो हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन, क्लेम, ऑब्जेक्शन, एडिशन, डिलीशन एंड करेक्शंस आर इनवाइटेड टू द पब्लिक। पहले समरी रिवीजन हुआ करता था, उसमें इलेक्शन से पहले रिवाइज किया जाता था। घर तो घर बीएलओ नहीं आते थे, लेकिन उसमें कोई क्लेम्स है, कोई करेक्शंस है, कोई न्यू एंट्रीज है, कोई डिलीशंस है, तो उसमें किया जाता था, वो समरी रिवीजन कहते थे। नेक्स्ट है इंटेंसिव रिवीजन, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन कंडक्टेड थ्रू हाउस टू हाउस एनुमरेशन। इंटेंसिव रिवीजन होता था, इंटेंसिव रिवीजन में हाउस टू हाउस पहुंचते थे, उसमें कोई भी अगर चेंजेस है, जैसा फ्रेश एनुमरेशन बाय बूथ लेवल ऑफिसर, एवरी हाउस वाइज विजिटेड, इलेक्टोरल रोल इज सेपरेटेड ऑलमोस्ट फ्रेश, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स आर वेरीफाइड फिजिकली। कोई रिकॉर्ड्स है, इलेक्टोरल रोल है, उसको फिजिकली वेरीफाई किया जाता था, उसे इंटेंसिव रिवीजन कहा करते थे। उसमें क्या है? यूज्ड व्हेन इलेक्टोरल रोल्स रिक्वायर्ड मेजर क्लींजिंग। अगर कोई मेजर चेंजेस करना है, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी के मतलब हदूद चेंज हो गए हैं या कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई चेंजेस आए हैं, न्यू मंडल्स आए हैं, कुछ भी हुआ, तो उसको ऐड और रिमूव करने के लिए एक इंटेंसिव रिवीजन किया जाता था। समरी रिवीजन तो कॉमनली हर इलेक्शन से पहले एनुअली किया जाता था। ये इंटेंसिव रिवीजन कोई मेजर चेंजेस करना है तो इंटेंसिव रिवीजन किया जाता था। नेक्स्ट है
स्पेशल समरी रिवीजन। ये समरी रिवीजन कंडक्टेड फॉर ए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन डेट। सिमिलर ये क्या है, वो तो प्रिपेयर फॉर अपकमिंग इलेक्शंस, रेगुलर अपडेटिंग ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। कोई इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस करना है, अभी जैसा असेंबली इलेक्शन 2029 में आ रहा है तो उसमें कुछ चेंजेस करना है, पार्लियामेंट इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन कुछ आ रहे हैं तो उसमें कुछ चेंजेस करना है, या फिर रेगुलर अपडेट्स कुछ उसमें अपडेट इलेक्टोरल रोल में अपडेट करना है, तो स्पेशल समरी रिवीजन किया जाता है। अब देखिए इसके बाद 2002 से एक नया प्रोसेस शुरू हुआ जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, खुसूसी जामा नजरसानी, ए लार्ज स्केल वेरिफिकेशन एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग हाउस टू हाउस चेक्स। एक बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जाता है जिसमें घर को बीएलओ ऑफिसर्स पहुंचते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एन्यूमरेशन फॉर्म्स कलेक्ट करते हैं, बीएलओ घर पहुंचकर आपको एन्यूमरेशन फॉर्म देते हैं, वो फिल करने के बाद उसको कलेक्ट करते हैं, फिर उसको वेरीफाई किया जाता है। किसके लिए? क्रिएट हाईली एक्यूरेट इलेक्टोरल रोल और रिमूव डुप्लीकेट डिसीज वोटर्स, एंश्योर ऑल एलिजिबल सिटीजन आर एनरोल्ड। एक क्या बोलते हैं, लार्ज स्केल ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसेस है जिसमें जो अभी एसआईआर जो 2026 में किया जा रहा है, लास्ट प्रीवियसली 2022 में 2002 में तेलंगाना में किया गया था जब चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत थी, उस वक्त में 2002 में लास्ट एसआईआर किया गया है। तो एक मेजर पोर्शन मतलब एक मेजर क्या बोलते हैं ईयर्स के बाद 20 मैक्सिमम 20 ईयर्स के बाद एक एसआईआर अमल होता है। तो इसमें क्या करते हैं, लार्ज वेरिफिकेशन होता, बीएलओ डोर टू डोर पहुंचते, उसमें वेरीफाई करते हैं, आपको एन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाता है, वो फिल करने के बाद एन्यूमरेशन फॉर्म कलेक्ट कर लेते हैं, फिर एन्यूमरेशन फॉर्म को वेरीफाई किया जाता है, अगर हर हफ्ते से वो करेक्ट है तो वो उस इलेक्टोरल रोल में उस वोटर को इलेक्टोरल रोल में शामिल किया जाता है। तो क्या है इसका पर्पस क्या है, हाईली एक्यूरेट इलेक्टोरल रोल, पूरा मतलब क्लींसिंग प्रोसेस टोटल ऑल ओवर इंडिया में इलेक्टोरल रोल को एक्यूरेट करने का प्रोसेस है। नेक्स्ट टू रिमूव डुप्लीकेट, डबल जो वोट्स है उनको रिमूव करना, जो मर गए जो इंतकाल कर गए उनको रिमूव करना, जो शिफ्ट कर गए उनको रिमूव करना, इसका और एक मकसद है। और ऑल एलिजिबल सिटीजंस आर एनरोल्ड, जो भी बचे हैं अभी 18 साल या अबोव 18 ईयर्स हो गए अभी तक रजिस्टर नहीं करा है वोटर्स के लिए, उनको रजिस्टर करके उनको इलेक्टोरल रोल में शामिल करना एक एसआईआर का एक बाकायदा अमल है। नेक्स्ट थोड़ा हिस्ट्री पे फास्ट सा नजर डालेंगे। 1950 से 1960 में देखा जाए तो ऑफन प्रिपेयर्ड थ्रू इंटेंसिव हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन इंडिया वाज कंडक्टिंग इलेक्टोरल फॉर द फर्स्ट टाइम। जब इलेक्शन हुआ था तो जब एक हाउस टू हाउस सर्वे किया गया, उसमें नामों को शामिल किया गया। इंक्लूजन नाम अभी जो चल रहा है वो एक्सक्लूजन है, नामों को डिलीट किया जा रहा है। लेकिन जब पहली बार इलेक्शन हुए उससे पहले जब पहली बार इलेक्टोरल रोल बनाया गया तो बाकायदा घर घर पहुंचकर इंक्लूजन वोटर्स को इंक्लूड किया गया। कोई फुटपाथ पे सो रहा था तो उसको उठा के उसका अगर वो एलिजिबल है 18 ईयर्स हो रहा है तो उसका नाम इंक्लूड किया गया। खवातीन जब अपने शौहरों का नाम लेने शर्माई थी वही से खवातीन का भी बाकायदा इंक्लूजन किया गया, वोटर्स को इंक्लूड किया गया ताकि वो ये डेमोक्रेसी का बड़ा प्रोसेस इलेक्शन प्रोसेस है उसमें शामिल हो सके, अपने वोट हकदायदाई को दे सके, वोट को दे सके। वो इंक्लूजन प्रोसेस था 1950 में 1960 के बीच में हुआ। 1960 ऑनवर्ड्स इसे ग्रेजुअली शिफ्टेड टुवर्ड्स समरी रिवीजन। फिर 1966 से उसको समराइज मतलब एक बार इलेक्टोरल रोल बन गया तो उसको समराइज कैसा करना, मतलब डिलीट करना, शिफ्ट करने से वालों डिलीट करना, मर गए वालों को डिलीट करना, वैसा प्रोसेस 1966 से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट अभी जो चल रहा है 2002 में, जैसा मैं पहले ही बता चुका तो ये प्रोसेस 1996 से समराइज प्रोसेस था, हर इलेक्शन से पहले किया जाता था। लेकिन 2002 में पहली बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन स्टार्ट किया गया। लेकिन जब जो एसआईआर हुआ बहुत से लोगों को खबर भी नहीं थी, बूथ लेवल एजेंट्स आए, थोड़े पुलिस वाले भी आए, उनकी डिपार्टमेंट तरफ से आए, वेरीफाई करे वोट ये प्लेस पे है या नहीं है, ये पर्टिकुलर वोट अभी जिंदा है नहीं है, वो वेरीफाई करे। एक क्या बोलते हैं एसआईआर का इलेक्टोरल रोल बाकायदा बन गया। जब इतनी हड़ाबड़ी इतना जो अभी जो मतलब पर्सपेक्टिव जो फैला हुआ है, जब ऐसा कोई पर्सपेक्टिव फैला नहीं था, उनका एक काम था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करना, क्योंकि इलेक्टोरल रोल को क्लींसिंग किया जाए तो एक लार्ज स्केल में उसको डुप्लीकेट्स को डिलीट करना, मरगज वालों को इंतकाल करके उसको डिलीट करना एक कॉमन प्रोसेस था। लेकिन अभी जो 2025-26 का जो एसआईआर हो रहा है इसमें वो मतलब सिटीजन के अंदर एक डर का माहौल फैला हुआ है, क्योंकि ये एसआईआर जो अभी प्रेजेंट मौजूदा जो एसआईआर हो रहा है वो इनडायरेक्टली आपके एनआरसी से जोड़ा जा रहा है, आपकी शहरियत पर एक सवालिया निशान पैदा किया जा रहा है। तो इसीलिए ये एसआईआर को लेकर आजकल ये अफरा तफरी का माहौल फैला हुआ है। हम लोग को यहाँ पर जमाने का एक मौका मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो प्रोसेस है इसमें
स्पेशली जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 1950 से 1960 में जो इलेक्टोरल रोल्स बने उसमें इंक्लूजन किया गया, जितना हो सके उतने वोटर्स को लाकर इंक्लूड किया गया। लेकिन अभी जो ये गवर्नमेंट जो प्रोसेस चला रही है SIR, इसमें इन लोगों का मकसद है कि एक्सक्लूड किया जाए, वोटर्स को जितना हो सके डिलीट किया जाए। अभी तक जो स्टेट्स में SIR मुकम्मल हो चुका है, अभी तक तकरीबन क्या बोलते 5 to 7 करोड़ वोट डिलीट कर चुके हैं। जैसा उत्तर प्रदेश ले लीजिए, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, असम है, केरला है, बिहार है, ऐसे डिफरेंट स्टेट्स में अभी तक 5 से 7 करोड़ वोट डिलीट कर चुके हैं। इनका मकसद है एक्सक्लूजन। वो चाहते हैं कि जब तक ये SIR पूरे मुल्क में खत्म हो जाए, जब तक SIR एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाए, तब तक ये 30,000 और 30 करोड़, सॉरी नॉट 30 करोड़, 30% वोट्स डिलीट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि वो हुकूमत में कायम रहे। वो पहले क्या बोलते हैं, कोई और तरीके से इलेक्शन जीत रहे थे, जैसा पॉलिटिकली टॉपिक्स को डाइवर्ट कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम या कोई और मसले में पैदा करके टॉपिक डाइवर्ट करके जीत रहे थे। वो उनका मकसद अभी नहीं चल रहा। नेक्स्ट करें EVMs में कुछ भी जो अभी गड़बड़ करना है, EVM से गड़बड़ करे, वो भी हो गया। अब और क्या चाह, पहले इसके बाद वोटर्स को खरीद रहे थे, जो अमल है वो जितना करना है कर सके। नेक्स्ट जो क्या चाह रहे हैं कि उनके खिलाफ जो वोट्स है, जो मेजॉरिटी वोट्स है, चाहे मुस्लिम ले लीजिए, क्रिश्चियन ले लीजिए, दलित ले लीजिए, जो इनके सपोर्ट में नहीं रहते, एटलीस्ट वैसे वोट्स को डिलीट करके वो अपना इलेक्शन जीतना चाह रहे हैं। एक एग्जाम्पल आप ये ले लीजिए, बिहार में जब 30-40 लाख वोट्स को 40 लाख वोट्स को डिलीट किया, 60 to 80 लाख वोट्स को जब डिलीट किया गया, उसमें बाकायदा 20 लाख वोट को ऐड किया गया, डुप्लीकेट जो वोट्स वहां के बिहार के नहीं है। एक एग्जांपल ये है कि एक हाउस नंबर पर 509 वोट्स को इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर किया गया। तो ये चाहते हैं कि असली वोट जो इनके खिलाफ है उनको डिलीट करें, एक्सक्लूड करें, और जो इनके फेवर में जो फसाई ताकत है, जो अभी मौजूदा हुकूमत है, उनके फेवर में जो वोट्स है उनको इंक्लूड करे, चाहे वो दूसरे स्टेट से लाए, कहीं से लाए, इंक्लूड करके इलेक्शन जीतना उनका मकसद है। तो इसी तहत ये SIR जो प्रोसेस किया जा रहा है, उसमें जहां तक हो सके वो वोट्स को डिलीट करने की कोशिश की जा रही है। अभी तेलंगाना में राइट नाउ 3.45 करोड़ इलेक्टोरल्स रजिस्टर्ड है। उसमें से इनका मकसद है कि 30 से 40 लाख वोट को डिलीट हसफ किया जाए, ताकि वो इलेक्शन से अपने कामयाबी हासिल करें। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, तमिलनाडु एक्स CM स्टालिन के कॉन्स्टिट्यूंसी में 70,000 वोट डिलीट किए गए। 70,000 वोट डिलीट करने से स्टालिन आज घर पर है। तो आप CM रह चुके हैं, वो अपनी सीट नहीं संभाल सके। तो इनका मकसद है कि जो भी सेक्युलर पार्टीज है, जो भी सेक्युलर लीडर्स है, उनको किसी तरह ये वोट के क्या बोलते हैं, इलेक्शन प्रोसीजर से बाहर निकाल दिया जाए, असेंबली में और पार्लियामेंट में आने से बाहर कर दिया जाए, और किसी तरह अपने हुकूमत में काबिज रहे। एक का मकसद है SIR का। नेक्स्ट देखिए, एक ट्रिक ले लीजिए। समरी डिवीजन में क्या होता था, हाउस टू हाउस विजिट नहीं होता था, फ्रेश रोल नहीं बनाए जाते थे, खाली फ्रीक्वेंटली रेगुलर जो वोट्स है उसको इंक्लूड किया जाता है। स्पेशल समर डिवीजन में क्या है, इसमें भी हाउस टू हाउस विजिट नहीं होता, सिर्फ बिफोर इलेक्शन से प्रोसेस किया जाता है ताकि कोई वोट्स को डिलीट किया जाए, डुप्लीकेट वोट्स, डिलीट वोट्स को। इनके डिवीजन में क्या होता है, ये जो है इसमें हाउस टू हाउस सर्वे होगा, तो नियरली फ्रेश इलेक्टोरल रोल बनाए जाएंगे। ये कभी कभी होता है, लेकिन ये स्पेशल इंटरव्यू रिवीजन है जो 20 साल में एक बार किया जाता है। 2002 में फर्स्ट स्टार्ट किया, जिसमें हाउस टू हाउस विजिट होगा, एक्सटेंसिव वेरिफिकेशन होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। नेक्स्ट, आपके जो शहरियत को है, जो आपको जो शहरियत का जो ज़ाब्ता है, उस ज़ाब्ता को वेरीफाई किया जाएगा। आपको अभी जैसा आप लोग जानते हैं कि मैपिंग के जरिए आपको लिंक बताना है कि आप 2002 में कहाँ थे, अगर आप नहीं थे तो आपके वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी कहाँ थे। ये एक लिंक आपको बताना पड़ेगा, ताकि वो चेक करना ये चाह रहे हैं कि अब हिंदुस्तानी है नहीं है। तो ये 20 साल 25 साल में एक बार होता है, लेकिन इस बार इसको बहुत ही मामला बना दिया गया है। नेक्स्ट, सो अभी क्या चैलेंजेस है, जब SIR जो अभी जो अमल हो रहा है उसमें चैलेंजेस क्या है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, ऑल ओवर इंडिया में 900 मिलियंस, ऑलमोस्ट 90 करोड़ इलेक्टोरल्स है, जिसमें बहुत से लोग माउंटेन्स, पहाड़ों में रहते, थोड़े फॉरेस्ट में रहते, अर्बन एरियाज, रिमोट विलेजेस, ऐसे दूर दराज इलाकों में रहते। उन तक पहुंचना, उनका स्पेशल इंटेंसिव करना, उनके वोट हक को बचाना, उनको इलेक्टोरल रोल में शामिल करना एक मेजर चैलेंज है। सो और भी एक चैलेंज क्या है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइग्रेटिंग पॉपुलेशन। इंडिया में माइग्रेशन ज्यादा है, कभी एक जगह है तो कभी एक जगह है। जैसा बिहार का ले लीजिए,
बिहार के बहुत से माइग्रेंट वर्कर्स बिहार छोड़कर मुल्क के मुख्तलिफ स्टेट्स में फैल चुके हैं। जब एसएआर में पायलट प्रोजेक्ट की तरह एसएआर का पायलट प्रोजेक्ट की तरह बिहार में जब एसएआर शुरू किया गया तो जब बहुत से लोग अपना वोट बचाने के लिए वो माइग्रेशन से अपने स्टेट को जाना पड़ा। माइग्रेशन ज्यादा है इंडिया में, काम की वजह से, पढ़ाई की वजह से डिफरेंट स्टेट्स को माइग्रेट होते हैं, तो इसलिए भी एक बड़ा चैलेंज है एसआईआर। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अब इसमें जो सेकंड स्टेज है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो भी एक बड़ा चैलेंज है इंडिया में। कहीं वो तो हर कोई अपना डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स कैरी करते हैं, हर एक के पास डॉक्यूमेंट रहना जरूरी नहीं है। अनपढ़ तबका है, कम पढ़े लिखे तबका है, लेबर्स तबका है, इन लोगों के पास डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है। ये भी एक बड़ा चैलेंज है एसआईआर में। नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 2 के तरफ मुड़ेंगे। इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क ऑफ स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन। अब बहुत से लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच हुए ताकि एसआईआर प्रोसेस को रोका जाए, लेकिन आप लोग बखूबी वाकई में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है इन फेवर ऑफ ईसीआई के, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 324 के तहत ये इलेक्शन कमीशन को पावर हासिल है कि वो इंटेंसिव डिवीजन, स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन करा सकती है। क्या है वो एक बार फास्टली देखेंगे हम लोग। एवरी इलेक्टोरल पर्सन इन द डिवर्सिंग authority from the constitution and law intended by the पार्लियामेंट के जरिए जो लॉ लाया गया है आर्टिकल 324, उसके तहत ये इंटेंसिव डिवीजन करने का इलेक्शन कमीशन को है। सो नेक्स्ट, तो इसका एक्चुअल मकसद क्या है, ताकि फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड इंक्लूसिव इलेक्शन किया जा सके। एक्चुअल जो पावर जो इलेक्शन कमीशन को दिया गया है, एक्चुअल इसका मकसद ये है कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट और इंक्लूसिव इलेक्शंस किया जा सके, जिसमें कोई गलती की गुंजाइश ना हो, कोई कोई पॉलिटिकल पार्टी उस पर हावी ना होगा। एक्चुअल मकसद ये इलेक्शन कमीशन को दिया गया है। नेक्स्ट, जो है आर्टिकल 324 के तहत। नेक्स्ट, आर्टिकल 324 क्या कहती है बोलते, द सुपरिंटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन को हक है कि वो इलेक्शन को फेयर एंड फ्री के तरीके से कंडक्ट करे, उनको डायरेक्शन करने का हक है, कंट्रोल करने का हक है, कब इलेक्शंस कराएं, कब किसी को डिस्क्वालीफाई करे, कोई एमएलए कोई एमपी को डिस्क्वालीफाई करे, ये तमाम हक इलेक्शन कमीशन को है। तो दिस इंक्लूड्स लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सब इलेक्शन कमीशन के अंडर आते हैं, मतलब ये पावर्स इन लोग रखते हैं। नेक्स्ट, बाय आर्टिकल टू कंडक्ट इलेक्शंस, प्रिपेयर इलेक्टोरल रोल्स। ये जो 324 जो पावर इलेक्शन कमीशन को दिया गया है, दो मकसद के लिए, टू कंडक्ट इलेक्शन मुनाफिद करने के लिए, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, जो अभी जो इलेक्टोरल रोल्स जो हर वक्त प्रिपेयर करते हैं, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है एक्चुअली, कि न्यू वोटर्स रजिस्टर करते हैं, कोई शिफ्ट हो गया तो फॉर्म 8A लगाकर एड्रेस चेंज कर लेते हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो प्रोसेस के कंटिन्यूस प्रोसेस को जारी रखने के लिए वो पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। नेक्स्ट, और क्या है, रिवीजन, इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज करने का हक है, डायरेक्शंस, कोई डायरेक्शंस एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शन देने का हक इलेक्शन कमीशन के पास है। इंश्योर इलेक्टोरल इंटीग्रिटी, टेक मेजर्स नेसेसरी फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो ये सब हक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को है, किसके तहत, आर्टिकल 324 के तहत। इसी आर्टिकल 324 के साथ सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला सुनाया है कि वो एसआईआर कंडक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास अब ये कोई चांस नहीं रह सका, हमारा बस यही जिम्मेदारी बनती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बनती है कि हर वोट के हक को बचाया जाए, हर एक के वोट हक को बचाया जाए। नेक्स्ट, अभी जो इलेक्शन कमीशन के जो 324 आर्टिकल है, उसके तहत फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 का हक सिटीजन्स को मिलता, जैसा कि मैं फरमाया है, जैसा कि आगे बताया गया है कि 324 जैसा इलेक्शन कमीशन को हक है, वैसे पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है 1950 का, उसके तहत वोटर्स को भी हक है कि अपने रजिस्ट्रेशन कराएं। न्यू वोटर जो 18 ईयर्स को पहुंच चुके हैं, वो फॉर्म 6 के जरिए वोटर रजिस्ट्रेशन कराएं, फॉर्म 7 के जरिए वोटर डिलीट करें। नेक्स्ट, फॉर्म 8 है कुछ करेक्शन करने के लिए। नेक्स्ट, आप अगर कुछ मसाइल है तो आप क्लेम्स भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। अगर आपका कहीं और डिलीट हो गया, कोई वजह से डिलीट हो गया, जैसे एसआर में डिलीट हो गया, तो आपका ये सिटीजन्स का, ये वोटर्स का राइट है कि वो क्लेम्स कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं कि मेरा वोट क्यों डिलीट हो गया। ओके, ये आपका हक बनता है, वोटर्स का हक बनता है। नेक्स्ट, हाँ, इंटरनेट सेंटर, मी सेवा की जरूरत नहीं है, इंटरनेट सेंटर में अवेलेबल रहता। अगर कोई ऑपरेटिंग करना जानता है तो आप घर बैठे भी ये काम कर सकते हैं, आप घर में भी फॉर्म फिल करके सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 3, अब ये जो एसआईआर चल रहा है उसके ऊपर थोड़े डिबेट्स चल रहे हैं, ऑब्जेक्शंस है, क्लेम्स है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस में 5 मिनट में रोशनी डालेंगे। नेक्स्ट,
द डिबेट ऑन स्पेशल इंटेंसिव विजन, इसके तहत थोड़े डिबेट्स चल रहे हैं कि थोड़ा तबका ये क्या कर रहा है कि द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नेक्स्ट थोड़े पार्टीज क्या कर रहे हैं पॉलिटिकल सिविल सोशल एलिगेशंस रिगार्डिंग द पर्पस ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। थोड़ा तबका जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सपोर्ट कर रहा है वो कह रहे हैं कि ये प्रोसेस लीगली करेक्ट है, इसमें डुप्लीकेट्स को वोट को डिलीट किया जाता है, और जो मतलब नेगेटिव थॉट्स रखते हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें जो इंडियन सिटीजन्स नहीं है उनके वोट्स को डिलीट करने का प्रोसेस है, इसीलिए ये एसआईआर प्रोसेस करेक्ट है। ये थोड़ा सा डिबेट है। नेक्स्ट जो इसका अपोज कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अपोजिंग पार्टीज क्या कर रही है, एसआईआर कुड बिकम ए बैकडोर सिटीजनशिप वेरिफिकेशन एक्सरसाइज। जो अपोजिट ये एसआईआर को जो अपोज कर रहे हैं सिविक बॉडीज सोसाइटीज जो एसआईआर का अपोज कर रहे हैं, जो लार्ज स्केल पे वोट डिलीट हो रहे हैं, क्यों अपोज कर रहे हैं? क्योंकि ये एक तरीके से बैकडोर सिटीजनशिप वेरिफिकेशन प्रोसेस है। और क्या है, जेन्युइन वोटर्स जो जेन्युइन वोटर्स है, जो इंडिया के वोटर्स है, इंडियन सिटीजन है, वो अपना वोट हक महरूम हो रहे हैं, वोट हक से महरूम हो रहे हैं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं या किसी वजह से मैपिंग नहीं करा पाए, तो उनका ये क्लेम है। और क्या है, लार्ज स्केल ऑफ डिलीशंस, नंबर ऑफ स्केल, जैसे आप देख रहे हैं करोड़ों के वोट्स डिलीट हो रहे हैं इसकी वजह से। और क्या है, द टाइम फॉर एसआईआर, जो टाइम एसआईआर को दिया गया है वो बहुत मुख्तसर है। जैसा कि आप जानते हैं 1 महीने में बीएलओस आएंगे, 1 महीने में इन्वेस्टमेंट फॉर्म कंप्लीट होगा, फिर ऑब्जेक्शन क्लेम्स के लिए 2 महीना, ऐसा बहुत कम वक्त दिया गया है। 4-5 महीने में एसआईआर प्रोसेस को कंप्लीट करने का टाइम दिया गया है। हालांकि ठीक है, जो दूसरे स्टेट्स पे इलेक्शन से हरी भरी में वो हो गया, लेकिन जैसा तेलंगाना है, आंध्रा है, जहां पर इलेक्शन नहीं है वहां पर भी सेम शेड्यूल दिया गया है, तो इसमें भी ऑब्जेक्शन उठ रहे हैं। और क्या है, आधार और एपिक कार्ड्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं एज ए प्रूफ, तो ये थोड़े ऑब्जेक्शंस हो रहे हैं एसआईआर पे। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन जो 3 फेजेस में, अब तक 3 फेजेस में एसआईआर 2 फेजेस में मुकम्मल हो चुका है, 3rd फेज में अभी एसआईआर जारी है, स्टार्ट होने वाला है। फर्स्ट फेज में पायलट प्रोजेक्ट के तहत बिहार में किया गया, जिसमें ये जून और सितंबर के बीच में किया गया फेज 1 में। नेक्स्ट फेज 2 में 9 स्टेट जैसे छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, यहाँ पर सेकंड फेज में एसआईआर किया गया। कितने? 9 स्टेट्स, 3 यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए, अब गौर से फरमाइए क्यों ये एसआईआर मुतनाज़ा होते जा रहा है। जो सेकंड फेज में जब एसआईआर हुआ उसमें कितने वोट डिलीट हुए? अब देखिए, उत्तर प्रदेश में तकरीबन यहाँ पे 2.4 करोड़ के एक्चुअली जो डेटाबेस जो वेबसाइट में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आई न्यूज, वो 2.4 करोड़ बताया जा रहा है, लेकिन करीब 2.5 करोड़ वोट्स को डिलीट किया गया उत्तर प्रदेश में। आप लोग अंदाजा लगाइए, 2.5 करोड़ वोट्स को डिलीट किया गया, जिसमें बेशतर मुसलमानों के, माइनॉरिटीज के ही वोट रही है उत्तर प्रदेश में। टोटल वोट परसेंटेज 13% डिलीट किया गया। वेस्ट बंगाल में ये 83 है, एक्चुअली करीब 1 करोड़ 93 लाख वोट्स डिलीट किए गए, 10% वोट डिलीट किया गया। गुजरात में 68 लाख, बिहार में 47 लाख, मध्य प्रदेश में 34 लाख, राजस्थान में 31 लाख, छत्तीसगढ़ 25 लाख, केरला 9 लाख। क्यों? क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, मैपिंग नहीं करा सके। वो बहाना बनाकर, और भी बहाने हैं, मैं इंशाल्लाह आगे बताऊंगा, उस बहाने के तहत ये वोट डिलीट किए गए। आप परसेंटेज देख सकते हैं। लार्ज स्केल ऑफ डिलीशन ऑफ वोट्स, एक्सक्लूजन, पहले इंक्लूजन होता था, वहां से एक्सक्लूड किया जा रहा है, वोटों को डिलीट किया जा रहा है। अगर इंडिया लेवल पे फिगर देखेंगे तो पहले एसआईआर कराने से पहले इन स्टेट्स में 50 करोड़, करीब 51 करोड़ वोट थे। इलेक्टर्स आफ्टर रिवीजन, जब एसआईआर का रिवीजन हुआ तो करीब क्या ज्यादातर 5 करोड़ से ज्यादा वोट डिलीट किए गए। टोटल परसेंटेज 10% वोट को डिलीट किया गया। इन लोगों का टारगेट है, ऑल ओवर इंडिया में 30% वोट डिलीट करने का टारगेट है। तो ये फिगर देखिए, ये हैरानकुन, बहुत परेशान करने वाले फिगर्स है। इसी वजह से लोग हुकूमत कर पा रहे हैं, ताकि जो उनके मुखालिफ वोट है उनको डिलीट कर दे, एक्सक्लूड कर दे, इलेक्टोरल रोल से अनरजिस्टर्ड कर दे, उनको डिलीट, वोट को डिलीट करके इलेक्शन जीतने की स्ट्रैटेजी है ये। फेज 3, अभी जो फेज 3 स्टार्ट हो रहा, जो जून से स्टार्ट हो रहा, ये 16 स्टेट्स है, जहाँ पर आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, डिफरेंट मुख्तलिफ स्टेट्स है, जिसमें तेलंगाना भी शामिल है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये फेज 3 में आने वाला है। नेक्स्ट 16 स्टेट्स है। नेक्स्ट 3 यूनियन टेरिटरीज है, दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली। ये स्टेट्स में अब फेज 3 के तहत एसआईआर शुरू होने जा रहा है जून में। नेक्स्ट, ये देखिए, अभी ग्रैंड टोटल्स है,
26 स्टेट्स, 6 यूनिटरीज। नेक्स्ट फिर 1, 2, 3 के तहत अब तक कितने स्टेट्स कवर किया गया है। नेक्स्ट देखिए, वेस्ट बंगाल में जब पायलट प्रोजेक्ट के तहत एसआर शुरू गया उसमें क्या हुआ, बिहार में जब पायलट प्रोजेक्ट के तहत एसआर किया गया उसमें क्या हुआ, मास डिसइंफ्रांचमेंट्स, मतलब उन लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, शॉर्ट टाइमलाइन, एक्सेसिव डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, पॉसिबल इंक्लूजन ऑफ जेन्युइन वोटर्स। बिहार में जब पायलट प्रोजेक्ट शुरू गया ये प्रॉब्लम्स आए जिसके तहत 50-60 लाख वोट डिलीट हो गए। द सुप्रीम कोर्ट क्या बोली, फोकस ऑन इंक्लूजन रादर देन एक्सक्लूजन। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि इंक्लूजन पे फोकस करो, नॉट एक्सक्लूजन, लेकिन फिर भी वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट में गए। नेक्स्ट वेस्ट बंगाल में भी बहुत से चैलेंजेस आए। नेक्स्ट वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंट टू फैसिलिटेट द रिवीजन प्रोसेस। कई बार आप लोग भी देखें ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंची ताकि वोट्स को बचाया जा सके, जो एलिजिबल वोट्स है उनको बचाया जा सके, फिर भी वो लोग उसको नहीं माने। तो इलेक्शन कमीशन डिफेंड द एक्सरसाइज एंड नेसेसरी टू रिमूव डुप्लीकेट, डिसीज, शिफ्टेड एंड अदरवाइज इनएलिजिबल एंट्रीज। वो बहाना करके बाकायदा एलिजिबल वोटर्स को भी डिलीट किया गया। नेक्स्ट असम में भी वही हालत हुई। इसमें क्या है, असम का अलग है मसला, वहां पर आप लोग जानते हैं कि एनआरसी हुआ, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का प्रोसेस हुआ, उसमें डी वोटर्स के तहत, डाउटफुल वोटर्स के तहत उनको रखा गया, उसके तहत एक्सक्लूड किया गया, वोटर्स को निकाल दिया गया। नेक्स्ट अब तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में अब एसआईआर जून से स्टार्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट तो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट क्या है लास्ट में, ये जितने बार भी आप डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, सिविल सोसाइटी से जब अप्रोच हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई के फेवर में ही जजमेंट दिया कि एसआईआर प्रोसेस लीगल है। उनको क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ को आर्टिकल 324 के तहत अथॉरिटी है कि वो इंटरव्यू रिवीजन करे, इलेक्टोरल रोल को प्यूरिफाई करे। नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग स्टेजेस। अब जो एसआईआर स्टार्ट हो रहा है उसके एसआईआर के स्टेजेस क्या है, उसके अंदर मैपिंग क्या है, एन्यूमरेशन क्या है, अब हम लोग इस पर मेन मुद्दे पे आएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्शन मशीनरी, जैसा कि आप लोग जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अभी जो एसआईआर स्टार्ट होने वाला है इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट होगा, असल स्ट्रक्चर क्या है, कौन ये इलेक्शन एसआईआर कौन करवाते हैं, इसमें कौन कौन ऑफिसर, कौन से ऑफिसर जिनको इसमें इंक्लूड रहेंगे उस पर छोटा नजर डालेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई जो दिल्ली में हेड ऑफिस है वो लोग वहां से इंस्ट्रक्शन जारी करते हैं। नेक्स्ट है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, स्टेट को एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रहेगा। नेक्स्ट उनके नीचे हर डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डीईओ होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक्टिंग एज ए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। नेक्स्ट इलेक्टोरल रजिस्टर ऑफिसर, फिर उसके नीचे उनके नीचे ईआरओ जो कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल का रहता है, एक ईआरओ इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर, मैक्सिमम आरडीओ रहते हैं, रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर जो रहते हैं वो लोग ईआरओ के जैसा एक्ट करते हैं, वो लोग ईआरओ है, इलेक्शन रिटर्निंग क्या होता है इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। उनकी ये ईआरओ की जिम्मेदारी है कि न्यू वोट्स को रजिस्टर करे, वोट्स को डिलीट करे, ये फाइनल फैसला करते हैं। अगर इनके फैसले से मुझ कोई नहीं तो हम लोग ऊपर अथॉरिटीज को अपील कर सकते हैं, वो कैसा करना है हम लोग आगे देखेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट उनके नीचे असिस्टेंट ईआरओ जो एमआरओ रहते हैं, एमआरओ तहसीलदार जो रहते हैं वो उनकी जिम्मेदारी है कि मंडल लेवल पे इलेक्टोरल रोल को बनाया जाए, डुप्लीकेट वोट्स को डिलीट किया जाए, वो उनकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट है सुपरवाइजर्स, जो म्युनिसिपालिटी एरियाज में सुपरवाइजर्स रहते हैं, म्युनिसिपालिटी ले लीजिए या तो ग्राम पंचायत लेवल में ले लीजिए, सुपरवाइजर्स रहते हैं, वो सुपरवाइजर के अंडर में बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ रहते हैं। और बीएलओ जो है हर पोलिंग स्टेशन को एक बीएलओ रहेगा। अब सपोज ले लीजिए करीमनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में सपोज एग्जांपल 300 पोलिंग स्टेशन है टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी, तो 300 पोलिंग स्टेशन को 300 बूथ लेवल ऑफिसर्स रहते हैं। वो उनकी जिम्मेदारी रहती कि वो जो बूथ उनके जो बूथ में वोटर्स है 800, 1000, 1200, 1400 जितने भी वोटर्स है वो वोटर्स का इलेक्टोरल रोल मेंटेन करना, उनके कोई अगर कोई शिफ्ट कोई डिलीट हो गया तो वोट को डिलीट करना, ये सब प्रोसेस को आगे बढ़ाना बूथ लेवल ऑफिसर की जिम्मेदारी है। वहां से जो भी वो लोग एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेंगे, जब आप न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए इंटरनेट सेंटर से अप्लाई करेंगे या डिलीटिंग के लिए अप्लाई करेंगे या शिफ्टिंग के लिए अप्लाई करेंगे, वो रिक्वेस्ट बूथ लेवल ऑफिसर को जाएगा। वहां पे अगर वो लोग वेरीफाई करके फॉरवर्ड मारे तो नेक्स्ट असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर ईआरओ को जाएगा, वहां पर उसको अप्रूव दिया जाएगा। ये बूथ लेवल ऑफिसर की जिम्मेदारी है। इसके बाद हमें रहे हम इलेक्टर्स, एक इलेक्टर्स जैसा कि हम लोग जानते हैं एक 1000 इलेक्टर्स फॉर्म करके बूथ बनता है, पोलिंग स्टेशन बनता है।
द ERO इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्ट रोल। जो इलेक्शन डिटेलर ऑफिसर है, जो RDO है, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल ऑफिसर है, जो MLA जीतने के बाद उनको जो क्या बोलते हैं ऑथराइज सर्टिफिकेशन जो देता है, वो इलेक्शन रिटर्न ऑफिसर रहता है। वो ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो ड्राफ्ट रोल को फॉर्म करे, क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस को रिसीव करे, उसके ऊपर कार्रवाई करे, वोट को रखना है, डिलीट करना है, वो सब इलेक्शन रिटर्न ऑफिसर की जिम्मेदारी है। तो मैं इस यहाँ के यूनिट भाषाओं को वाकिफ है, तो मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यूनिट ऐसी फॉर्म करे जो ARO, इलेक्शन रिटर्न ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्न ऑफिसर, बूथ लेवल ऑफिसर से बाकायदा उनसे राब्ता में रहे, ताकि हम लोग जो भी मसाइल आ रहे हैं उससे हम लोग अप्रोच हो सके। नेक्स्ट, कंप्लीट SIR फ्लो चार्ट। फिर SIR जो अभी स्टार्ट हो रहा है उसका फ्लो चार्ट क्या है? प्री मैपिंग। जो SIR का नोटिफिकेशन आता, आने से पहले प्री मैपिंग अमल होता। आप लोग भी वाकिफ है कि पिछले 6-8 महीने से मैपिंग अमल चल रहा है। मैपिंग क्या है मैं आगे अभी बताऊंगा तफसील में। शॉर्टली ये मान लीजिए कि आपके मौजूदा वोट को 2002 के वोट से लिंक करने के प्रोसेस को मैपिंग कहते हैं। मैपिंग में मुख्तलिफ अक़साम के मैपिंग है, वो हम लोग आगे देखेंगे। सो प्री मैपिंग, SIR से पहले प्री मैपिंग अमल होगा। इसके बाद BLOs को ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी जो ट्रेनिंग 15 जून, कल से 15 जून से 24 जून तक BLOs को ट्रेनिंग दी जाएगी कि SIR के अमल को कैसा करे, एनुमरेशन फॉर्म्स को कैसा भरे, कैसा पुर करे, इलेक्टर्स को कैसा अप्रोच हो, उनसे फॉर्म फिल करने के बाद फिर फॉर्म लेकर उसको कैसा रेक्टिफाई करे, कुछ अगर उसमें क्लेम्स आ गए, कुछ एरर्स आ गए तो उनको नोटिस कैसा इश्यू करे, ये पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस है। उनको 10 डेज में ट्रेनिंग दी जाएगी BLOs को। नेक्स्ट, एनुमरेशन फॉर्म प्रिंट होगा। हर एक का एक एनुमरेशन फॉर्म प्रिंट होगा। जैसा आप सपोज एग्जांपल करीमनगर में अंदाजा कितने वोटर्स रहेंगे कॉन्स्टिट्यूंसी में? 3.5 लाख। सपोज करीमनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में 3.5 लाख, 3.5 लाख वोटर्स है सब। ये 3.5 लाख एनुमरेशन फॉर्म्स प्रिंट किए जाएंगे। वो एनुमरेशन फॉर्म कैसा रहेगा आगे देखेंगे। उसमें आपका पूरा फर्स्ट कॉलम में आपके डिटेल्स आएंगे, बाद में वो हम लोग को फिल करना पड़ेगा। आगे हम लोग इंशाल्लाह प्रैक्टिकली वो एनुमरेशन फॉर्म फिल करने के हम लोग बाज़ाब्ता एक्सरसाइज करेंगे। तो एनुमरेशन फॉर्म फिल किया जाएगा। उसके बाद BLO के जरिए फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा घर घर पहुंचकर। नेक्स्ट, हाउस विजिट करते हुए फॉर्म को क्या बोलते हैं पूर्ण करने के बाद फिर रिटर्न लिया जाएगा। मैपिंग लिंकिंग प्रोसेस देखा जाएगा, फॉर्म कलेक्ट किया जाएगा। कलेक्ट करने के बाद डाटा एंट्री, वो फॉर्म कलेक्ट करने के बाद वो लोग उनके जो जिम्मेदार है इलेक्शन रिटर्न ऑफिसर से, MRO से, म्युनिसिपल कमिश्नर से, वो डाटा एंट्री करेंगे। इसके बाद एक ड्राफ्ट रोल बाकायदा आएगा। इसके बाद क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन। अगर ड्राफ्ट रोल में आपका नाम नहीं आया, किसी वजह से आपका नाम इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड नहीं हुआ, तो उसके ऊपर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लिए जाएंगे। आपका अगर नाम नहीं आया तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आपका क्लेम कर सकते हैं कि मैं हिंदुस्तानी शहरी हूँ, मैं मुकामी हूँ, मैं पिछले साल से इतने साल से मैं वोट डाल रहा हूँ, मेरा वोट क्यों नहीं है, आप क्लेम कर सकते हैं। वो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस होंगे। वो क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस हियरिंग होगी ERO के जरिए। ERO मुतमईन होगा तो आपका नाम आएगा। अगर ERO मुतमईन नहीं होगा तो नेक्स्ट फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी आप DEO, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, कलेक्टर को अप्रोच हो सकते हैं। वहां पर भी अगर मुतमईन नहीं हुए वो लोग वोट अगर शामिल नहीं करे तो आप चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैदराबाद जाकर आप लोग अपना क्लेम कर सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता अगर 1 अक्टूबर को जो फाइनल इलेक्टोरल रोल आएगा, अगर उसमें भी अगर आपका नाम नहीं आया तो आपको हाई कोर्ट अप्रोच होना पड़ेगा। हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना या नहीं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये प्रोसेस है SIR का। नेक्स्ट, ये देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स है ये जो अभी SIR का अमल जो शुरू होगा उसके इंपॉर्टेंट डेट्स ये है कि जैसा कि मैं अभी बताया, कल से 15 से 24 जून तक BLOs की ट्रेनिंग होगी बाज़ाब्ता SIR कैसा करना है। नेक्स्ट, इसके बाद BLOs हाउस टू हाउस एनुमरेशन फॉर्म लेकर पहुंचेंगे। ड्यूरेशन क्या है? 25 जून टू 24 जुलाई, 1 मंथ टाइम। 25 जून टू 24 जुलाई BLOs आपके घर घर पहुंचेंगे एनुमरेशन फॉर्म्स लेकर। अगर कोई BLO आपके घर पर नहीं आया तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको अप्रोच हो BLO को, क्योंकि अगर वो एनुमरेशन फॉर्म आप पूर्ण नहीं करेंगे, एनुमरेशन फॉर्म को रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, फोटोस अटैच नहीं करेंगे तो ये आपका वोट डिलीट हो जाएगा, इलेक्टोरल रोल में आपका नाम नहीं आएगा। तो फर्स्ट मंथ वो आपके घर को पहुंचेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद क्या होगा, वो आप जो इलेक्टोरल रोल्स एनुमरेशन फॉर्म जब आप BLOs को देंगे, वो वेरीफाई और डाटा एंट्री होने के बाद पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट रोल, फर्स्ट ड्राफ्ट रोल
कब कब शायद होगी? 31 जुलाई को फर्स्ट ड्राफ्ट पब्लिश की जाएगी। इसमें ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप चेक करें कि मेरा नाम उसमें शामिल है या नहीं है। ऑनलाइन में बाकायदा रहेगा, आप स्टेट सेलेक्ट करना होगा, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, डिस्ट्रिक्ट में आप किस मकाम में आते हैं, कौन से असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो सेलेक्ट करके आप अपना नाम देख सकते हैं। वो बाकायदा जब ये एसआर कंप्लीट होगा वो वेबसाइट पे वो पॉपअप आ जाएगा कि आप अपना नाम चेक कर ले सकते हैं। वोटर आईडी से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका नाम इलेक्टोरल रोल में शामिल हुआ नहीं हुआ। फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ द 31 जुलाई को होगा। नेक्स्ट क्या होगा? पीरियड ऑफ फिलिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस। अगर आपका नाम नहीं आया या किसी ऑलरेडी आपके घर में कोई इंतकाल कर गए या कोई डुप्लीकेट वोट्स आ गए, दो बार वोट आ गए, कुछ भी इश्यू हो गया तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि ये मसला है। आपका वोट नहीं है तो आप क्लेम कर सकते हैं कि मैं वोटर हूँ, आप प्रूफ के साथ पहुंच सकते हो। क्लेम्स है कब है? 31 जुलाई टू 30 अगस्त 30 अगस्त 30 अगस्त तक आपका ऑब्जेक्शन और क्लेम्स का मौका दिया जाएगा। ये हर एक की जिम्मेदारी बनती है, अपना वोट चेक करें आया है नहीं आया। नहीं आया तो क्या करना है? क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन में आप जाना है। नेक्स्ट है नोटिस फेज। मतलब अगर आप जैसा कि यही क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन हो गए, वही टाइम पे आपको नोटिसेस भी इशू किया जाएगा 31 जुलाई से। अगर आप कोई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी आगे बताऊंगा मैं, और इसके तहत अगर आपका नाम डाउट में आ गया, आपका वेरिफिकेशन जब बीएलओ से एलिमिनेशन फॉर्म लेकर जब वेरीफाई करे उसमें कुछ डाउट आ गया तो आपको नोटिस सर्व की जाएगी। एक नोटिस आएगी कि आपके फलाना वजह से आपका प्रेजेंट होल्ड में रखा गया है, आप इसके ऊपर क्लेम करिए, ऑब्जेक्शन क्या है बोलिए, क्लेम करिए, क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करता सबमिट करिए। वो प्रोसेस रहेगा 31 जुलाई को 28 सितंबर तक आपको मौका है। जो भी आप क्लेम्स करना चाहते हैं क्लेम्स कर सकते हैं। आपका वोट बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो लास्ट में ये पूरा प्रोसेस होने के बाद फाइनल ड्राफ्ट रोल आ जाएगा जो है 1 अक्टूबर को फाइनल ड्राफ्ट रोल होगा। जी जी हाँ बोल जी। बीएलओ जब घर को आते तो अगर कोई घर पे मौजूद नहीं है तो कोई मसला नहीं। मतलब अब सपोज 5 आपके घर में 5 से 6 वोटर्स है, कोई एक बड़े घर के जिम्मेदार अफराद मौजूद है तो बस से बाकी पूरा फिल करके सिग्नेचर करके दे सकते हैं। हर कोई मौजूद रहना जरूरी है। बाल बत्ता फोटोस होना है, डॉक्यूमेंट्स होना है, वो क्या क्या है हम लोग आगे देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये डेट्स है, टेंटेटिव डेट्स है, इसके तहत आपको ऐसा प्रोसेस कंप्लीट होगा। नेक्स्ट अब इसमें फेजेस थोड़ा नजर डालेंगे। फेज 1 प्री एन्यूमरेशन जैसा कि मैं फरमाया अभी इससे पहले बताया गया था कि प्री एन्यूमरेशन जो है प्री मैपिंग बोलते हैं उसको। मतलब जो एसआईआर अमल स्टार्ट होने से पहले लास्ट 6 महीने से या 8 महीने से ये मैपिंग अमल चल रहा था, जिसमें आपको अपने वोट को मैप कराना था। बीएलओ के ऐप में आपके वोट को मैप कराने का प्रोसेस था, वो है मैपिंग। आज ही की क्या बोलते हैं ईनाडू की न्यूज़ है कि सैटरडे से कल से मैपिंग अमल रोक दिया गया है। क्यों? अब उनको ट्रेनिंग को जाना है, बीएलओस को ट्रेनिंग मुकम्मल करके नेक्स्ट एन्यूमरेशन फॉर्म लेके घर को आना है। तो ये मैपिंग अमल मुकम्मल हो चुका है, मैपिंग को रोक दिया गया है। कि अभी हजरत भी मुझे देखे गए थे, जज़ाकल्लाह। मैं भी सुबह में न्यूज़ पे पढ़ा था कि टोटल जो इलेक्ट्रॉल्स है अपने तेलंगाना में 3 करोड़ 38 लाख एबो इलेक्ट्रॉल्स है, जिसमें जिसका मैपिंग मुकम्मल हो चुका है वो है 2 करोड़ 36 लाख वोटर्स का मैपिंग हो चुका है। मैपिंग जिसका नहीं हुआ अनमैप वोटर्स जो है वो 1 करोड़ एबो है, 1 करोड़ के ऊपर वोटर्स का मैप नहीं हुआ। तो टोटल 69 ऑलमोस्ट 70% ले लीजिए, 70% वोटर्स का मैप हो चुका, 30% वोट्स अनमैप रहे। तो मैप वोटर्स को क्या है मसाइल, अनमैप वोटर्स को क्या मसाइल है देखेंगे हम लोग इंशाल्लाह आगे। मैप हो गया तो बहुत आसानी होगी, अनमैप में हाँ तो बहुत मुश्किल आने वाले हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। फेज 1 जो है एन्यूमरेशन, प्री एन्यूमरेशन जो है मैपिंग कहते हैं। ये एवरी वोट इज लिंक्ड विद प्रीवियस इलेक्टोरल रोल रिकॉर्ड। आपका मौजूदा वोट को 2002 के एसआईआर जो 2002 में पहली बार जो एसआईआर हुआ था उसका डाटा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अवेलेबल है। वो डाटा में आपका वोट ढूंढकर 2002 में आप कहाँ थे, कौन स्टेट में थे, कौन डिस्ट्रिक्ट में थे, कौन कॉन्स्टिट्यूंसी में थे, और उस कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका पोलिंग स्टेशन कौन सा था, उस पोलिंग स्टेशन में आपका सीरियल नंबर कौन सा था, ये ढूंढकर निकाल कर बीएलओ को देना चाहिए। दिए तो वो लोग मैप करते। आपके मौजूदा वोट को 2002 के वोट से मैप लिंक करने के प्रोसेस को, जोड़ने के प्रोसेस को मैपिंग कहा जाता है। तो ये मैपिंग क्या है, क्या करते हैं इसमें प्रीवियस एसआईआर रोल, एग्जिस्टिंग वोटर लिस्ट,
फैमिली रिकॉर्ड्स, रिलेटिव रिकॉर्ड, अदर रिकॉर्ड्स, इसमें पूरा डिटेल्स रहता। ऑलरेडी इलेक्टोरल रोल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साइट पे अपलोड करे उसमें पूरे डिटेल्स रहते। उसमें आप कहाँ थे वो ढूंढ के निकाल कर बीएल को देंगे तो बीएलओ मैपिंग कर देगा। तो मैपिंग करने से क्या फायदे हैं, मैप नहीं करने से क्या नुकसान है, हम लोग आगे देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये मैपिंग प्रोसेस है, मौजूदा वोट को 2002 के वोट से जोड़ने के प्रोसेस को मैपिंग कहते हैं। नेक्स्ट 3 तरीके के मैपिंग्स है, एक है सेल्फ मैपिंग, दूसरा है सेल्फ प्रोजेनी, तीसरा है प्रोजेनी एडिंग। नेक्स्ट ये देखिए, एक मिनट, ये जो है 2002 का इलेक्टोरल रोल है जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूंसी, पीएस नंबर, सीरियल नंबर और आपका नाम, रिलेटिव नेम, एड्रेस रहेगा। ये क्या है, प्रेजेंट वोटर लिस्ट है। प्रेजेंट वोटर लिस्ट में आप बाकायदा आपकी फोटो के साथ प्रेजेंट वोटर लिस्ट आएगी। नेक्स्ट ये पे देखिए, सपोज आपका प्रेजेंट वोट यहाँ पर पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन में है और 2002 में ये पोलिंग स्टेशन में था, तो ये दो अगर ये ढूंढकर बीएलओ को दे देंगे तो वो लोग मैप कर देते, लेकिन अब मैपिंग का चांस चले गया। नेक्स्ट हम लोग एनिमेशन फॉर्म के लिए जाएंगे। नेक्स्ट, ठीक है, अभी मैं जैसा बताया आपको, मैपिंग 3 तरीके के मैपिंग है, एक सेल्फ मैपिंग है, नेक्स्ट सेल्फ प्रोजेनी है, नेक्स्ट प्रोजेनी एडिंग है। तो इसमें सेल्फ मैपिंग क्या है बोले तो आप जैसे आपका वोट मौजूद प्रेजेंट भी है आपका वोट, और 2002 में भी आप वोट कास्ट कर चुके हैं। जैसा कि जिसकी उम्र 18 ईयर्स 2002 में क्रॉस कर चुकी थी, 18 ईयर्स हो गए थे, वो इलेक्टर ईसीआई में एज ए इलेक्टर रजिस्टर हो चुके थे, वोटर रजिस्ट्रेशन हो चुका था और वोट भी कास्ट कर चुके थे 2002 में। तो मौजूद भी है, 2002 में भी है। ऐसे वोटर्स अपना मौजूदा वोट को 2002 के 2 से लिंक करने को क्या कहते हैं, सेल्फ मैपिंग कहते हैं। सेल्फ मैपिंग अभी भी है। आप लोग जैसा हजरत यहाँ पर बैठे हैं जो 2002 में ऑलरेडी 18 ईयर्स हो चुके थे, 30 थे, 40 ईयर्स थे, मौजूद 50, 60, 80 ईयर्स है, एबो 40 ईयर्स है, जो मौजूद भी है, मौजूद भी वोट प्रेजेंट है, 2002 में भी मौजूद था, तो उनको लिंक करने के प्रोसेस को सेल्फ मैपिंग कहते हैं। सेल्फ, मेरा खुद का सेल्फ मैपिंग बोलते हैं उसको। नेक्स्ट सेकेंड टाइप ऑफ मैपिंग है सेल्फ प्रोजेनी। सेल्फ प्रोजेनी क्या है बोले तो, अब सपोज एक वोटर है जिनकी उम्र एबो 40 है, 42, 45, 50, 60 जो भी ले लीजिए, एबो 40 एज है, लेकिन किसी वजह से 2002 में उनका वोटर रजिस्टर नहीं हो सका, वो वोट नहीं डाल सके, कहीं और मौजूद थे, गल्फ में मौजूद थे, यानी तो रजिस्टर नहीं कर लिए, इमीडिएटली रजिस्टर नहीं कर लिए, 18 ईयर्स होते रजिस्टर नहीं करे, या किसी और वजह से वोट नहीं डाले, या डालने पर भी एसआईआर जब 2002 में एसआईआर हुआ था उसमें इनका नाम मिस हो गया, तो उस वैसे वोटर्स को सेल्फ प्रोजेनी करना पड़ेगा। सेल्फ प्रोजेनी क्या है, सेल्फ प्रोजेनी में अगर सेल्फ मतलब सेल्फ वोट 2002 में नहीं था, एज 40 एबो है, लेकिन 2002 में वोट मौजूद नहीं था, तो उनके वैसे वोट्स का सेल्फ प्रोजेनी मैपिंग किया जाता है। वो क्या है, सेल्फ प्रोजेनी में 6 कैटेगरी वोट्स है। अगर मौजूद और वोटर का 2002 में डाटा अवेलेबल नहीं है तो उनको 6 कैटेगरी वोट्स पे से किसी एक का लिंक देना पड़ेगा। उसमें क्या है, फादर है, मदर है, वालिद साहब, वालदा, दादा दादी, नाना नानी, ये 6 में से अगर किसी एक का भी लिंक निकल जाएगा, 2002 में कहाँ पर भी रहने दीजिए, हिंदुस्तान के किसी कोने में भी रहने दीजिए, अगर उनका डेटा 2002 के लिस्ट में मौजूद है, वो डेटा जब 2002 में कौन से स्टेट में थे, वहां पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी क्या था, उसमें पार्ट नंबर क्या था, उसमें सीरियल नंबर क्या था, ये निकालकर अगर हम लोग बूथ लेवल ऑफिसर को दे देंगे तो आपके वोट के अंदर ये इंफॉर्मेशन डालकर मैपिंग कर देंगे। उसको कहते हैं सेल्फ प्रोजेनी मैपिंग। एज है लेकिन फिर भी 2002 में वोट नहीं था, वैसे अफराद सेल्फ प्रोजेनी मैपिंग करना पड़ेगा। 6 कैटेगरी से, या तो वालिद साहब, वालदा, दादा दादी, नाना नानी, ये 6 में से किसी एक का वोट फाइंड आउट करके देना पड़ेगा, उसे सेल्फ प्रोजेनी मैपिंग कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेनी एडिंग। जो अफराद अभी वोटर्स को वोट रजिस्टर करे, 18 ईयर्स क्रॉस करे, 20, 25, 30 किसी वजह से वोट रजिस्टर नहीं कर पाए, रिसेंटली वोट रजिस्टर करे, तो उन लोग तो क्या करते हैं, वालिदैन का मैपिंग करने के बाद, वालिदैन सपोज सेल्फ मैपिंग हो गया तो वैसे वालिदैन का मैपिंग करने के बाद उनके नीचे एज प्रोजेनी एडिंग करेंगे। प्रोजेनी बोले तो औलाद जो है, उसको जो बोलते हैं, मतलब औलाद है, जो बेटा है या बेटी है, जो ले लीजिए, उनकी एज 20 एबो है, 18 क्रॉस कर चुके, 20 एबो है,
20-30 बिलो है ऐसा रिसेंटली रजिस्टर करे, वैसे उसको वालिदैन का मैप होने के बाद उसे नीचे ऐड कर दे, उसको कहते हैं सेल्फ प्रोजेनी एडिंग। ये 3 तरीके का मैपिंग है, ये 3 तरीके से मैपिंग कराया जा सकता है। चलिए सेकंड स्लाइड बोलिए, सेकंड राइट। अब किसी वजह से मैपिंग नहीं हो पाई, किसी वजह से मैपिंग नहीं हुई, तो नेक्स्ट स्टेज जो है जैसा आपके अभी मैं बताया था 25 जून से BLOs आपके घर घर को एन्यूमरेशन फॉर्म लेके पहुंचेंगे। तो वैसे वक्त में अगर आपका मैपिंग नहीं हुआ तो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एक 13 डॉक्यूमेंट्स है, उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने पड़ेगा। वो क्या डॉक्यूमेंट्स है आगे देखेंगे, लेकिन इसमें कैटेगरीज है। देख पहले कैटेगरी अबव 40 ईयर्स, 40 साल के ऊपर है लेकिन फिर भी उनका मैपिंग नहीं हुआ। सो देखिए अगर उनका नाम 2002 में नहीं है, थोड़ा जूम इन करिए, हाँ राइट, थैंक यू, थोड़ा बस। इफ नेम आर फाउंड इन 2002 वोटर लिस्ट शुड मैप विद 2005। तो मैं बोल दिया ऑलरेडी, अगर नाम है तो मैपिंग करा लीजिए। मैप अगर नहीं था 2002 में, अगर इनका किसी वजह से नाम नहीं आया और अपने वालिदैन का भी रिकॉर्ड ट्रैक नहीं कर पाए, तो वैसे वोटर्स क्या करना है फिर? If name is not in the 2000 voter list and they have to submit one document from the mentioned list of documents। 40 साल के ऊपर अफराद जो है उनका 2002 में अगर डेटा नहीं मिला, उनके वालिदैन का भी सेल्फ मैपिंग भी नहीं हुई, सेल्फ प्रोजेनी मैपिंग भी नहीं हुई, किसी वजह से उनका डेटा अवेलेबल नहीं था, पेरेंट्स का डाटा भी, ग्रैंड पेरेंट्स का डाटा भी 2002 के क्या बोलते हैं SAR लिस्ट में नाम मौजूद नहीं था, तो वैसे वोटर्स क्या करना, जब एन्यूमरेशन फॉर्म आता तो एन्यूमरेशन फॉर्म फिल करने के बाद उनको अपना सेल्फ एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा एज ए प्रूफ ऑफ सिटीजन। हिंदुस्तानी शायरी है बताने के लिए, आप यहाँ पर मौजूद है बताने के लिए, आपको 13 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। 13 डॉक्यूमेंट्स मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स है, उसमें 3-4 नाम बता दूंगा। 10th सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट ले लीजिए, या नहीं तो वही हाउस और लैंड अलॉटमेंट बाय द गवर्नमेंट कोई अलॉट करी तो वैसे डॉक्यूमेंट्स, या कोई पेंशनर है या कोई एम्प्लॉयज है तो वैसे आइडेंटिटी कार्ड्स, ये एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स है। तो 40 साल के ऊपर जिसका नाम 40 साल के ऊपर है, किसी वजह से SAR में लिंक नहीं मिला, तो उनको एक डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा, सेल्फ डॉक्यूमेंट, एक ही डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट कैटेगरी है बिलो 40 ईयर्स, 40 साल के नीचे है लेकिन उनका मैपिंग किसी वजह से नहीं हुआ, मैपिंग नहीं कराया, या नहीं तो मैपिंग इंफॉर्मेशन मौजूद ही नहीं है। हमारे सिद्दीपेट में काउंसलर साहब है, हमारे ही वार्ड के 30 वार्ड के वजीर साहब काउंसलर है, उन्होंने पॉलिटिक्स में तकरीबन 20-25 साल से है, उनके खानदान का किसी का भी नाम SAR में नहीं है, 2002 के लिस्ट में नहीं है, हर तरीके से परेशान है। तो वैसे हजरात जिसकी एज एबो है तो अपना सेल्फ एक डॉक्यूमेंट प्रूफ देना पड़ेगा कि मैं हिंदुस्तानी शहरी हूँ। जिसकी उम्र बिलो 40 है, उसमें 2 कैटेगरीज है, 2 कैटेगरीज है उसमें। जिसकी उम्र बिलो 40 है और जुलाई 1987 से दिसंबर 2004 के बीच में जो पैदा हुए, जुलाई 1987 से दिसंबर 2000 के बीच में जो अफराद पैदा हुए, उनका SAR 2002 में डाटा नहीं है या वालिदैन का भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, तो वैसे वोटर्स अपना एक प्रूफ देना पड़ेगा, चाहे 10th सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, जो भी है, एक प्रूफ देना पड़ेगा अपना प्रेजेंट वोटर का। साथ ही साथ वालिदैन में से, पेरेंट्स में से, फादर और मदर दोनों में से, वालिद साहब और वालिदा दोनों में से किसी एक का प्रूफ देना पड़ेगा, उनके डॉक्यूमेंट में से किसी एक का। मान लीजिए वालिद साहब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनकी गवर्नमेंट ID, पेंशनर है पेंशनर ID, पासपोर्ट है उनका पासपोर्ट, या कोई उनके एजुकेशन सर्टिफिकेट है एजुकेशन सर्टिफिकेट, उसमें से एक सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा एन्यूमरेशन फॉर्म को, एन्यूमरेशन के जब अभी नहीं, जब एन्यूमरेशन फॉर्म्स आता। तो 87 से 2004 में जो बीच में जो पैदा हुए, जिनका SAR डेटा रिकॉर्ड ट्रेस नहीं हुआ, वो लोग सेल्फ प्रूफ देना पड़ेगा, साथ ही साथ वालिदैन में से किसी एक का प्रूफ देना पड़ेगा। ये एक कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी सेम वैसी बिलो एज 40 है, जिसकी पैदाइश 1 दिसंबर 24 के बाद हुई, सॉरी दोज बर्न आफ्टर दिसंबर 1 2004 के बाद जिसकी पैदाइश हुई, वो लोग को सेल्फ डॉक्यूमेंट प्रूफ देना पड़ेगा एक। नेक्स्ट बोथ पेरेंट्स, वालिद साहब वालिदा, फादर मदर दोनों का एक प्रूफ देना पड़ेगा।
वो एनुमरेशन फॉर्म को अटैच करना पड़ेगा कि हम लोग हिंदुस्तानी शहरी है, कहीं से हिजरत करके नहीं आए, कोई मुल्क से नहीं आए, ये आपको प्रूफ एज देना पड़ेगा। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज है। बिलो 40, एबो 40 है तो सेल्फ प्रूफ एक होना चाहिए, बिलो 40 है तो 2 कैटेगरीज है। वो लोग ऑल्टरनेटिव दे सकते हैं पेरेंट्स का, दे सकते हैं, और वो एक्सेप्ट कर रहे नहीं कर रहे, थोड़ा उसमें अभी चल रहा, मसला चल रहा। पासपोर्ट दे सकते हाँ पासपोर्ट दे सकते हैं, बोलो ना 11 डॉक्यूमेंट्स अभी देखेंगे हम लोग इंशाल्लाह। वो डॉक्यूमेंट लिस्ट निकाले ऊपर, तो ऊपर है क्या, देखो देखो देखो, हाँ रुक जाओ वेट, हाँ ये डॉक्यूमेंट लिस्ट है। सॉरी, जो एज ए प्रूफ देना है आपको 13 डॉक्यूमेंट्स है, उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट अगर आप सबमिट कर देंगे तो काफी रहेगा। अगर मोर देन 1 देंगे तो और भी बेहतर है, क्योंकि वो तो क्लेम्स करने में आसानी होगी। हम बता सकते हैं कि हम शहरी है भाई, हमारे पास हर चीज मौजूद है, हमारे पास पासपोर्ट है, हमारे पास सेल्फ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, जितना पॉसिबल हो सके दे सकते हैं आप लोग। एक भी दिया तो काफी है, ज्यादा भी दिया तो काफी है। बिलो 40 एबो 40 एज है, एसआर में नहीं है तो ये डॉक्यूमेंट से कोई एक देना पड़ेगा। एंड आइडेंटिटी कार्ड और पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, सेंट्रल ले लीजिए, स्टेट ले लीजिए। एक सेकंड है आइडेंटिटी कार्ड और सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटीज, कोई लोकल अथॉरिटीज से आपको कोई आईडी है जो गवर्नमेंट से इश्यू हुआ, वो भी एक्सेप्टेबल होगा। नेक्स्ट बर्थ सर्टिफिकेट बाय इलेक्शन कमीशन, सॉरी म्युनिसिपल कमीशन, ग्राम पंचायत, यानी तो कोई लेट रजिस्टर कर दिए, लेट रजिस्टर में बर्थ सर्टिफिकेट जो आरडीओ से प्रोसेस हो गया था वो है, वो भी म्युनिसिपल से आता आप लोग को, वो एक बर्थ सर्टिफिकेट। पासपोर्ट है आपका, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट मैट्रिकुलेशन और एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, 10th है, इंटर है, डिग्री है, वो सर्टिफिकेट्स है। नेक्स्ट है परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये अभी किसी कोई भी तहसील से आपको नहीं मिल रहा, अगर मिल रहा तो ले सकते हैं आप। जी बोलिए। एक 10th का काफ़ी है, अगर अब मजीद ज़्यादा है तो भी चलता, 10th इंटर डिग्री सब चलेगा, खाली डिग्री है 10th रहे तो बेहतर रहता, क्योंकि तो उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ आएगा क्लियरली। 10th मैंडेटरी है, अगर डॉक्यूमेंट हमें से अगर आप देना चाह रहे हैं तो उसके साथ अगर और भी अटैच कर रहे हैं तो इंटर डिग्री भी अटैच कर सकते हैं। 10th तो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि तो उसमें डेट ऑफ बर्थ क्लियरली आएगा, राइट। हाँ जीराक्स ओरिजिनल नहीं, जेरॉक्स कॉपी। हाँ जी आगे बताओ। नेक्स्ट अगर कैस्ट सर्टिफिकेट्स है जो एक्सेप्टेबल है, स्टेट लेवल में तो बीसी एक्सेप्टेबल है, फिर सेंट्रल लेवल में अगर हम लोग बीसी लगाए तो क्या होगा नुकसान, वो आगे चल के मालूम होगा। तो कैस्ट सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं आप। नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप खाली असम में हुआ, वो लोग असम वाले दे सकते हो, हम लोग को एलिजिबल नहीं है। फैमिली रजिस्ट्रेशन प्रिपेयर्ड बाय स्टेशन, क्या बोलते हैं, स्टेट और लोकल अथॉरिटीज, फैमिली रजिस्टर रहता है जो अभी कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज नहीं दे रही, अगर वो रहा तो वो भी दे सकते हैं आप लोग। एनी लैंड और हाउस अलॉटेड बाय द गवर्नमेंट, अब आप बोलेंगे मैं जमींदार हूँ, मेरे पास इतने एकड़ है, मेरे पास इतने घर हैं, वो तो पूरे खींच लेते। अगर आपके पास कोई ऐसा तबका है, गरीब तबके है जिसके पास कोई से भी डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट अलॉट करे, से कोई 2 BHK का डॉक्यूमेंट है, कोई लैंड डॉक्यूमेंट है, तो वो भी ऐसे प्रूफ दे सकते हैं। ये 13 डॉक्यूमेंट्स में वो भी एक डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट है आधार कार्ड का अभी मसला चल रहा, अभी तो एज आइडेंटिटी प्रूफ एक्सेप्ट कर रही, लेकिन उससे बताते तौर पर उसको लोग एज ए आइडेंटिटी नहीं एक्सेप्ट कर रहे, खाली एड्रेस प्रूफ के लिए एक्सेप्ट कर रहे। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्ट ऑफ इलेक्टोरल रोल। अब सपोज अब मैं हूँ जैसा कि मेरा ऐसा है 2002 में अगर डाटा ट्रेस नहीं हुआ, मेरे वालिदैन का भी अगर डाटा ट्रेस नहीं हुआ, अगर वालिदैन का मौजूद वोटर आईडीज है वो भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन उस पर भी कोई फाइनल नहीं है। 11 डॉक्यूमेंट्स तो एग्जैक्ट आप लोग एक्सेप्ट करेंगे वो लोग। ये 12 इलेक्टोरल रोल आधार कार्ड और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया वोटर आईडी है, वो एक्सेप्ट करने में थोड़े चैलेंजेस हो रहे, हो सके तो अटैच कर सकते। अगर ये डॉक्यूमेंट्स अगर अवेलेबल है, इसमें से एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, अच्छी चीज है। या तो अगर जब क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आएंगे, आपका नाम नहीं आएगा इलेक्टोरल रोल में, तो जब आप क्लेम करेंगे तो क्लेम करते वक्त अगर और भी ओल्ड डॉक्यूमेंट्स मौजूद है आपके पास, तो मनवाने के लिए इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर को मनवाने के लिए दूसरे डॉक्यूमेंट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बोनाफाइड से, टीसी से। मतलब एक्सेप्ट नहीं है, मगर उन लोगों को मतलब मैं यहीं का शहरी हूँ बताने के लिए वो भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बोनाफाइड है, टीसी है, आपके पुराने 1995 के कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया गया इलेक्शन का वोटर कार्ड है, 1995 का पुराना है, मेरे पास है, कभी बताऊंगा, आप लोग के पास भी कोई किसी के पास होगा तो। जी हाँ, TN सेशन इलेक्शन कमीशन का। जी अभी जो है बहुत ज्ञानेश्वर है, बहुत ज्ञान वाला है तो जी तो जी जी फैमिली रजिस्ट्रेशन देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ, जो जो मौजूद है वो लगा देंगे। अगर कोई भी अवेलेबल नहीं रहा, रेशन कार्ड है,
बोला ना बोनाफाइड्स है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स है, पुराने वोटर आईडीज है, करंट बिल है, घर पट्टी है, सब संभाल के रखिए। अब वोट डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ गई, अब बहुत सारे लोग फेंक देते थे, अब जो भी हो सका संभाल के रखिए, किसकी जरूरत पड़ती नहीं मालूम। क्यों बोलते हो, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, उसको इलेक्शन रिटर्न ऑफिसर को मनवाना है, हम क्लेम्स करना है, हम 250 डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेंगे, क्या कर सकते हैं। कोई गरीब तबका है, उन लोग के पास एजुकेटेड नहीं है, क्या कर सकते हैं, जो भी है वो आप प्रोड्यूस करेंगे। हमारे पास जो रेशन कार्ड है तो वो प्रोड्यूस करेंगे, जो अवेलेबल है वो प्रोड्यूस करके मनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, मैं आपको बताया ना ऑलरेडी, सेल्फ रहना, साथ ही साथ पेरेंट्स का रहना कंपल्सरी। अब ये मैं बोला ना, ये सर्टिफिकेट्स में कोई एक सर्टिफिकेट रहना, पेरेंट का रहना, जो कैटेगरीज बताया ना मैं आपको, 40 एज एबो 40 है तो सिर्फ एक काफ़ी है, 40 बिलो एज है, 1987 से 2004 के बीच में पैदा हुए तो सेल्फ एक होना, पेरेंट्स में से एक होना, यही डॉक्यूमेंट, सेम डॉक्यूमेंट्स। 2004 के बाद जो पैदा हुए सेल्फ भी होना और बोथ पेरेंट्स, फादर और मदर का एक एक डॉक्यूमेंट होना, चाहे पासपोर्ट ले लो, जो भी है एक एक रहना। और लास्ट में कोई सा भी अवेलेबल नहीं है तो अब कोशिश करना भाई ERO के पास क्लेम्स करने की कि हम वोटर ही है, तो बाद में देखेंगे इंशाल्लाह कैसा होगा, लीगली हम देख सकते हैं। हाँ नहीं, मैपिंग होने के बाद भी थोड़े प्रोसेस अभी बताऊंगा मैं, लीगल लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज बोल के उसमें ज़रूरत पड़ती, मैं बताऊंगा अभी। मैपिंग हुए तो अगर मैपिंग दुरुस्त हो गया, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स प्रेजेंट और लास्ट में नहीं है, उसमें अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई इश्यूज हो गया, नोटिस आए तो आपको ये सब जरूरत पड़ने वाली है। वही वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज बोलते हैं, हम देखेंगे इंशाल्लाह। समझ ये तो आपको समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। वो फर्स्ट स्लाइड खोलो, रोक दीजिए, थोड़ा ऊपर स्लाइड जाइए, ये एक इंपॉर्टेंट है, समझिए। इसके बाद हम डायरेक्ट फॉर्म में चले जाएंगे। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज, जाइए ऊपर। उर्दू में मेरे को ज़्यादा उर्दू नहीं आती, मंतकी गलतियाँ क्या है ये देखेंगे थोड़ा। क्या है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज? आप जैसा अभी फरमा रहे थे कि मैपिंग हो गया, फिर भी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पर आप गौर करिए, मैं ये BLO के ऐप में से स्क्रीनशॉट निकालने लगाया, और लास्ट का एक पिक देखिए आप लोग। ये जो पिक है इसमें आप देख सकते हैं व्यू अनोमली। यहाँ देखिए मैप हो गया, सब हो गया, लेकिन फिर भी एक एरर मैसेज आया। आप पढ़िए वहाँ पर, अगर पढ़ेंगे तो योर नेम इन द लास्ट SR डज नॉट मैच द नेम इन द करंट इलेक्टोरल रोल। अभी आप बोले मैपिंग हो गया, होने पर भी अगर दुरुस्त रहा तो प्रॉब्लम नहीं है, दुरुस्त नहीं रहा तो एक मैसेज आ रहा है ऐसा। एक ऐसा एक लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में एक एनोमली के तहत आपको थोड़ा डाउट पे रख रहे हैं, साइड में रख रहे हैं। वही ऐप में इसमें एक ऑप्शन आ जा रहा है ऑटोमेटिक, जो ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ के इंडिया के जो ऐप है, जो जिसके पीछे जो एल्गोरिथम जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, वो ऑटोमेटिकली आपके नेम्स को मैच कर रहा है, आपके फोटोज को रेक्टिफाई करके ये मैसेज डाल दे रहा। अगर सही है तो कुछ भी नहीं आ रहा, नहीं आ तो उसमें एक ऑप्शन आ जा रहा, एनोमली बोल के आ जा रहा। एनोमली बोलते हो आपके जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज है, क्या है, नाम मैच नहीं हो रहा है तो इंडिविजुअल हैज क्लेम टू बी present in the electoral roll of SAR, however the name of the father in current electoral roll appears to be different. फादर का नेम डिफरेंट है, मिस्टेक्स है, जैसा देख लीजिए, फॉर्म डाटा एंट्री एरर्स, एल्गोरिथम फेल्यूर्स, इनकंसिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है, माइनर स्पेलिंग वेरिएशंस, ये सब आपको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में ले रहे हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करे? इलेक्शन कमीशन तो कठपुतली है, जो अभी जो मौजूदा हुकूमत है वो लोग क्या करे, जब वेस्ट बंगाल में जब SAR प्रोसेस शुरू हुआ तो SAR प्रोसेस में उन लोग को मुश्किलात आ रहे थे कि वोट्स को एक्सक्लूड कर दे, उसको डिलीट कर दे, जितना हो सके उतना वोट डिलीट करेंगे, वो तो थोड़े मुश्किलात पेश आ रहे थे। तो उन लोग उस सब बैठकर एक नया लीगल कॉन्सेप्ट लेकर आए। एक्चुअली ये सही नहीं है, लेकिन वो लोग एक थ्योरी लेके आए, क्या है, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। जैसा कि अभी मेरे दोस्त का नाम शकील है, थोड़े लिखते हैं SHAKEEL शकील, थोड़े लिखते हैं SHAKIL शकील, थोड़े लिखते हैं MD, थोड़े लिखते हैं MOHD, थोड़े लिखते हैं MOHMMED, ऐसा अलग अलग वेरिएशंस रहते हैं। उसमें एक भी स्पेलिंग मिस्टेक है। एग्जाम्पल रॉय ले लीजिए, वेस्ट बंगाल में रॉय, ROY रॉय लास्ट में आता उसको, थोड़े लिखते हैं RAY रॉय, ये भी मिस्टेक। 2002 में एक स्पेलिंग थी, अब एक स्पेलिंग है। इसको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के तहत लिया गया, एज गैप को लिया। देखेंगे कितने कैटेगरी से है। तो ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के तहत वेस्ट बंगाल में 28 लाख वोट्स को डिलीट किया गया, 28 लाख वोटर्स को नोटिस सर्व की गई। तो 28 लाख वोटर को जब नोटिस सर्व की गई, इलेक्शन करीब हो रहा, तो ये लोग सब सुप्रीम कोर्ट अप्रोच हुए।
तो सुप्रीम कोर्ट टाइम दी, फेज 1 फेज 2 जब इलेक्शन हो रहे थे, आप लोग इलेक्शन रिटर्न ऑफिसर से अप्रोच होइए, क्लेम्स करिए। जब क्लेम्स डाले गए तो 28 लाख वोटर में से अंदाजा लगाइए कितने वोटर्स को वोट हक मिला होगा, कोई अंदाजा लगाइए, बोलिए एक फिगर बोलिए। 28 लाख में से 1040 वोट को एनरोल किया गया, बाकी वोट डिलीट कर दिए। 28 लाख में से 1000 को एक्सेप्ट किया गया, 1440, बाकी का पूरे डिलीट। ये है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, बहुत बड़ा चैलेंज है ये, बहुत बड़ा चैलेंज, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। इसके तहत वोट डिलीट किए गए, ठीक है। डुप्लीकेट वोट्स थे, डिलीट करें, मर गए तो डिलीट करें, शिफ्टर तो डिलीट करें, सही है। डॉक्यूमेंट नहीं है तो डिलीट करें, डॉक्यूमेंट है तो भी स्पेलिंग मिस्टेक बहाना बनाकर, कुछ और बहाने बनाकर डिलीट करें। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट, अंदाजा लगाइए 28 लाख सर्व किए नोटिस, सिर्फ 1000 चिल्लर को एक्सेप्ट करे, ये हालत है। तो वाई लॉजिकल डिफरेंसेस, करंट एरर ड्यूरिंग एसआर प्रोसेस, सॉफ्टवेयर में करंट एरर, इलेक्ट्रॉन रोल्स, प्रीवियस इलेक्ट्रॉन मिस्टेक्स, फैमिली मैपिंग मिस्टेक्स, एड्रेस मिस्टेक्स, ये रहे तो डिलीट कर रहे हैं। नेक्स्ट फास्ट देखिए, एज रिलेशनशिप डिस्क्रिपेंसी देख लेंगे छोटा एग्जांपल। फादर यंगर देन सन, नेम फादर 35 है, सन का 25 है, 10 साल इस गैप है, कैसा होता? लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। एक फादर को एक सन के बीच में 10 साल गैप है, खत्म, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, बहुत डाउटफुल ऑर्डर में आ जाता। नेक्स्ट आइए फास्ट देखिए, हाँ मदर, ऊपर लीजिए, हाँ ये हो गया। नेक्स्ट राइट, मदर यंगर देन डॉटर, देखिए मदर की 30 साल है, डॉटर की वालिदा की 30 साल है, बेटी की 22 साल है। जब मैप करे तो 8 साल का डिफरेंस आ रहा, कैसा होता? लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, हटाओ इसको, डाउट। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हस्बैंड यंगर देन वाइफ सन, हस्बैंड 32 साल, बेटा 28 साल, मतलब अब सपोज एग्जांपल दूसरी शादी के लिए कुछ और भी हो गया तो उसके तहत लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। नेक्स्ट फैमिली ट्री डिस्क्रिपेंसी। अब्दुल रहमान एक है, अब्दुल रहमान एक नाम है, वो फैमिली 1 में भी आ रहा मैपिंग के टाइम, फैमिली बी में भी आ रहा, सी में भी आ रहा, डी में भी आ रहा, सेम नाम से मुख्तलिफ अफराद मैपिंग करे, उन्होंने 3 शादी कर लिया भाई, तीनों में मैपिंग कर लिए, वो भी डाउट, वो भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, उसको भी हटाओ बाजू। नेक्स्ट, सेम वुमन शोज एज मदर्स इन डिफरेंट हाउसेस, एक हाउस में अब फातिमा है कोई, एक हाउस में उनोज है और एक हाउस में उनोज है और एक हाउस में उनोज है, सेम मदर को मैपिंग कर दिए, तो ये बीएलओस भी गलती कर रहे हैं, मैपिंग करते समय बीएलओस भी रॉन्ग मैपिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ रहा, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, डॉट पे डाल दो। नेक्स्ट, एपिक नंबर यूज ट्वाइस, कोई एपिक नंबर है, वोटर आईडी है, एक बार हैदराबाद में यूज हुआ, फिर एक बार कहीं वारंगल में यूज हुआ, कहीं करीमनगर में यूज हुआ, वो भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। नेक्स्ट, नीचे डाउन ऊपर, सेम नेम सेम फादर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फादर नेम सेम है, नाम भी सेम है, लेकिन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में है, वो भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, डुप्लीकेट वोट, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। नेक्स्ट, एड्रेस डिस्क्रिपेंसी, हाउस नंबर, एग्जांपल लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स एट टाइनी हाउस, एक छोटा घर है भाई, वो घर में क्या करे, सपोज 40-50 अफराद वही हाउस नंबर से मैपिंग करा लिए, तो सबको नोटिस आता हो, सब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, डाउट पे बाजू कर जाते हो, ये एक लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है। नेक्स्ट, वेकेंट हाउस विद रजिस्ट्रेशन वोटर्स, बीएलओ विजिट हाउस लॉक, हाउस कभी बीएलओ घर को आए, हाउस लॉक है, नए नेबर्स रिपोर्ट करे हाउस 5 साल से खाली है, ठीक है भाई, उनका वोट यहाँ पर है, वो हैदराबाद में रहने का और मुकाम पर रह रहे, तो उन लोग अगर मौजूद नहीं है उसको भी उन लोग लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी डाउटफुल में डाल दे रहे। नेक्स्ट, हाँ और एक है टाइपो मिस्टेक्स, टाइप करते समय एरर्स होते, डाटा एंट्री करते उनमें, लास्ट प्रीवियस में मेल थे, प्रेजेंट में फीमेल है, वो भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, पहले मेल थे अब फीमेल है, वो भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, उसमें भी डाउटफुल। नेक्स्ट, अरे डेट ऑफ बर्थ डिस्क्रिपेंसी, 2002 में 40 साल थे, 2026 में 38 ईयर्स हो गए, एक तो रॉन्ग एंटर करे, 2002 में वो लोग रॉन्ग एंटर करे, जब क्या था भाई, जब इतना कंप्यूटर अवेयरनेस नहीं था, वो लोग घर को आते थे, वो एंट्री कर लेते थे, और रॉन्ग एंटर करे डेट ऑफ बर्थ, हमारी मिस्टेक नहीं है, जब 2002 में 40 है अब 38 कैसा है बोल के, वो भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, हमारी गलती रहो उनकी गलती रहो, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी खत्म, डाउटफुल ऑर्डर। नेक्स्ट, नहीं ये हिस्टोरिकल रोल डिस्क्रिपेंसी। अब देखिए, अब्दुल रहमान एज 45 है 2002 के रोल में, सेम अब्दुल रहमान एज 48 है, 2002 में 48 है सवाला, अब जो है जिसकी एज 48 थी 2026 में 60 साल होनी चाहिए, तो 48 ही बता रहा, ये भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी।
मिस्टेक्स वो लोग करे, टाइप ऑफ मिस्टेक्स, मसला हम आपको पैदा हो रहा, ये एक मिस्टेक है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए मैं भी जो बोला था, करंट ऑर्डर में मोहम्मद अहमद है, मैप ऑर्डर में मोहम्मद सलीम है, नाम चेंज हो गया, वो तो रॉन्ग मैपिंग हो गई, वो भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। नेक्स्ट, डेट रजिस्टर्ड इंडिकेट वोटर डिसीज, मतलब बट करंट फ्रॉम सबमिटेड, सब देखिए रॉन्ग डेथ एंट्री और डिफरेंट पर्सन, मतलब मैपिंग करते हुए हमने डेट मतलब प्रेजेंट वोट जिंदा है 2002 में जिंदा है, मर गया बोल के बता दिए, बता के भी मैप कर दिए, कुछ और गलती कर दिए, वो भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। नेक्स्ट, माइग्रेंट डिस्क्रिपेंसी, पर्सन सपोज एक पर्सन सिद्दीपेट में रजिस्टर्ड हो गया एंड साइमल्टेनियसली इन करीमनगर, दो जगह रजिस्टर्ड हो गए, डुप्लीकेट वोटर्स आ गए तो वैसे पर्सन भी ऑटोमेटिकली लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आता। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर डुप्लीकेट डबल वोट्स है तो फौरन डिलीट कर लो, आप लोग फॉर्म 7 यूज करिए, डिलीट करिए, और डिलीट कर लेना, ये आपकी जिम्मेदारी है, नहीं तो आपके डाउटफुल वोटर में आ जाता। नेक्स्ट, मल्टीपल फैमिली हेड डिस्क्रिपेंसी, सेम वोट अपीयर्स एज हेड ऑफ फैमिली एंड हेड ऑफ फैमिली बी, ये थोड़ा सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, हेड ऑफ द फैमिली एक जगह एक फैमिली का हेड उन्हों ही है, फिर दूसरे फैमिली में हेड उन्हों ही है, तो वहां पे भी प्रॉब्लम आ रहा, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज। नेक्स्ट, अनमैप वोटर डिस्क्रिपेंसी, जिसका वोट मैप नहीं हुआ, ये तो मैप में होने के बाद भी प्रॉब्लम है, इतना नहीं मैप नहीं हुआ तो और प्रॉब्लम है, क्या है, प्रीवियस रोल नहीं है, फैमिली रिकॉर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो लोग तो डाउटफुल में आएंगे ही। मैप होने के बाद भी प्रॉब्लम है, मैप नहीं हुआ तो बड़ा प्रॉब्लम है, ये है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज। नेक्स्ट, फर्स्ट हाँ, ये देखिए बल्क रजिस्ट्रेशन, एक घर पे जैसा मैं बताया बिहार में उन लोग के हाथ में हुकूमत है, वो लोग मर्जी से कर लिए, एक हाउस पे 509 वोटर्स रजिस्टर्ड करे, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर हुकूमत नहीं है वहाँ पे उनको वोट डिलीट करना है, तो ये भी प्रॉब्लम होगा। एक हाउस नंबर पे अगर नंबर ऑफ वोटर्स ज्यादा रहेंगे वो भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के अंदर आएंगे, उनको भी डाउटफुल वोटर के तहत रखा जाएगा। एग्जाम्पल, एक हाउस पे 100 वोटर्स रजिस्टर्ड हो गए एक ही हाउस नंबर पे, वो भी प्रॉब्लम है। ठीक है।